हाँ जी, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ग्रेड के लिए, और ये हमारी सेकंड ग्रेड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आखिरी क्लास होने वाली है। और अब तक जो हमने पढ़ा है उसको हमने एक प्ले लिस्ट में बना दिया है, तो जाके देखिए, नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जो ये हमारी सीरीज जो चल रही है सेकंड ग्रेड के लिए, तुम्हारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हो भी रही होगी, है ना। एग्री करेंगे इस बात से कि जो क्वेश्चंस पहले मिनटों में होते थे, अब एक मिनट, आधा मिनट उसमें हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आज जो हमारी आखिरी क्लास है जिसके अंदर मैं लेकर आया हूँ, लास्ट क्लास में कुछ, है ना, क्वेश्चंस रह गए थे, है ना, वो क्वेश्चंस कर लेंगे। और जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, युगपत अवकलन समीकरण है फर्स्ट ऑर्डर का, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो हम करेंगे। और बड़ी आसान तरीके से युगपत अवकलन समीकरण के तो बस मैं आइडिया दूंगा, ये क्वेश्चन ऐसा करना, तुम कहोगे सर अब रहने दो, अब हम कर लेंगे। बिल्कुल ये ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक भी बहुत जल्दी नया आएगा, है ना, नेक्स्ट डे तुमको वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल उसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फोड़ा है। हम ग्रेजुएशन के हर एक टॉपिक को ऐसे ही फोड़ेंगे, लोग देखते रह जाएंगे अरे ये क्या कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वो कर लेते हैं पहले, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर चलिए, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आज खत्म है ना, पूरा ग्रेजुएशन का, मतलब यहाँ से सातों के सातों क्वेश्चंस तुम अब कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी रहे हैं मैंने कराए हैं, फिर से खुद से करो, और वो 1 मिनट में करने की कोशिश करो कि सर क्या कर रहे थे, नहीं आ रहा है वापस देखो। ये क्लासेस लग रही होगी तुमको छोटी छोटी है, पर बहुत डिटेल में है, हर एक चीज बताई गई है, हर एक तरीका बताया गया है जहां से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। वो सारे तुमको तब याद रहेंगे जब तुम उसको, है ना, ढंग से याद रखोगे, हर एक चीज को नोट करोगे और फिर क्वेश्चंस पर आओगे। ठीक है, चलिए, है ना, मैं इस क्वेश्चन के बजाय यहां से शुरुआत करता हूं। पहले ही क्वेश्चन अपन ऐसे उड़ाते हैं, देखना, है ना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 2/x y डैश प्लस a स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर y इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर ये a स्क्वायर जो नहीं होता ना, तो x स्क्वायर यहां जाता, x यहां जाता, यहां कांस्टेंट आ जाता, तो ये कोसी लीनियर बन जाती। बट ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया, तो अगर एलसीएम भी लेंगे तो y के कोफिशिएंट में x स्क्वायर आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए कोसी लीनियर के लिए। तो मतलब ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, इक्वल टू 0 है, मतलब CF ही चाहिए उसको ओनली। अब ऑप्शंस गौर से देखना, एक में है -x c1 cos ax प्लस c2 sin x, दूसरे में है c1 cos ax प्लस c2 sin ax। जब हम CF निकालना पढ़ रहे थे, कांस्टेंट कोफिशिएंट में अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर रूट हो तो क्या होता था, e की पावर, है ना, हमारे पास क्या मिलता था, अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, और उसमें अल्फा 0 तो c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अल्फा 0 है तो, है ना, ओनली रूट, मतलब डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ध्यान से सुनना, डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, मैं यहां लिख लेता हूं, या डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो इक्वेशन थी, उसका जो रूट है प्लस माइनस ए आयोटा, उसके लिए जो CF होगा c1 cos ax प्लस c2, ये क्लिक कर जाना चाहिए। अच्छा, ये तो इसके लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, तुम मेरे लिए मैं तेरे लिए, है ना, वो वाली फीलिंग, वो इस वर्षा एक दूसरे के लिए, कि भाई इसका CF ये जब CF तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये, तो ये CF तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये नहीं हो सकती, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। कंफर्म, हमको ये आइडिया होना चाहिए कि CF ये आ रहा है, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का आ रहा है, ये वाले खासकर। ठीक है, तो ये CF है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ये होनी चाहिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो CF ये होना चाहिए। आइडिया लगाना, हमने क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाया, ऑप्शन से ही देखा कि ये नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। अगला देखना, इन दोनों में किस चीज का फर्क है, माइनस का फर्क है, किसका, यहां माइनस है, यहां। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का,
है ना, जैसे v सॉल्यूशन है तो C1v भी सॉल्यूशन होगा, मतलब -v प्लस v 2v माइनस 3v सब सॉल्यूशन होंगे, वो सब सेटिस्फाई करेंगे, है ना। क्या कह रहा हूं, अगर हमारे पास y जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का y की जगह v1 सॉल्यूशन है, v1 की जगह माइनस v1 कर दूं ना तब भी सॉल्यूशन होगा। कैसे, यहां पुट करो, v1 सॉल्यूशन है तो यहां से क्या आएगा, v1 डबल डैश या v डबल डैश माइनस 2/x v डैश प्लस a स्क्वायर बाई 2/x स्क्वायर v इक्वल टू 0। अब माइनस v करेंगे तो यहां क्या आएगा, माइनस v डबल डैश, यहां क्या आएगा प्लस v डैश, और यहां माइनस, और माइनस बाहर निकालेंगे तो यहां प्लस यहां माइनस, तो माइनस v भी सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना है ना। वो सिंपल, जैसे अपन कह रहे हैं ना कि e की पावर x cf है, तो c1 e की पावर x cf वाला पार्ट बन रहा था ना, c1 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा था, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट तब भी वो सॉल्यूशन होगा। उस कॉन्सेप्ट से ये ऑप्शन जा रहा है, क्यों, क्योंकि या तो इन दोनों में से अगर कोई एक करेक्ट नहीं हो सकता, दोनों ही होंगे या दोनों ही नहीं होंगे। एग्जाम में जब भी दिखे ये गलत ये सही, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। बिना किसी टेंशन लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक आंसर हुआ तो दोनों ही होंगे, मतलब क्वेश्चन डिलीट होगा, और नहीं हुआ तो आंसर ये है, तो हमको ये लगा के आना है। आया समझ में, है ना। ये कॉन्सेप्ट है हमारे, C1 कांस्टेंट है ना भाई, v अगर सॉल्यूशन है तो माइनस v भी होगा, C1v भी होगा, यही तो कर रहे हैं। e की पावर x cf है ना, e की पावर 2x भी cf है, सेकंड ऑर्डर की, दोनों अलग अलग, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, तो C1 e की पावर x भी सेटिस्फाई करेगा, C2 e की पावर 2x भी सेटिस्फाई करेगा, यही तो चलता आ रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां काम में ले लिया क्वेश्चन को उड़ाने में। आराम से देखो कितना तरीके से, सलीके से, है ना। एक तो होता है कि जबरदस्ती करके कर, एक बड़े प्यार से आराम से, है ना, कि ये लो जी तुम्हारा क्वेश्चन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का था, हमने अपनी, देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तुम कहो सर उसको सॉल्व करवाओ, सॉल्व करवाना ट्रेडिशन मेथड है, मेरे को तो एग्जाम में ऑप्शंस होंगे तो मैं कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। तुम भी अपने अंदर ये जो क्लासेस देखिए इनसे तैयार हो जाएंगे तुम्हारे अंदर ये तरीके, कि कुछ ना कुछ तरीके से ये तो नहीं हो सकता यार, है ना, कुछ भी हो, ये टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये CF दे रखा है, इस CF के लिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होनी चाहिए, खत्म, क्वेश्चन का ऑप्शन ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर प्लस 2 cot x dy/dx प्लस 4y cosec स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। अच्छा, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी किस z के लिए, है ना, z किसके बराबर होगा, ये कौन सी फॉर्म, है ना। दूसरा, हमारा जो x को z में बदलना, किसको बदलना, देखो दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो नॉर्मल फॉर्म है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलना है ना। नॉर्मल फॉर्म ये होती है d2v/dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू s, ये नॉर्मल फॉर्म है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलना मतलब d2y/dz स्क्वायर प्लस p1dy/dz प्लस q1y इक्वल टू, ये हमारे पास r1। दोनों ही देखो, इसमें जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल बदला है v, y की जगह कौन है v, इसमें कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदला है, कौन, x की जगह z। तो यहां जो अपने को जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा है वो ये वाला मेथड है, वो खुद कह रहा है, तुमको लगाने की जरूरत, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किस मेथड से जाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। आया समझ में भाई, हमको z में कन्वर्ट करना है, आया समझ में, क्या होगा z में, तो इसके लिए ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसके लिए तो मैंने लिखाया है Q1 क्या मानना है, लिखाया था ना मैंने, अच्छी तरीके से लिखा है कि भाई तुमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने, बस हो गया, z आने वाला है, देखना
Q1 किस फॉर्म का है, Q1 में जो कांस्टेंट है ना, मतलब Q में जो कांस्टेंट है उसको Q1 लेट करना है। याद आया था ना, Q1 का फॉर्मूला क्या था, Q1 Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। Q है हमारे पास 4 कोसेक स्क्वायर 2x, तो हमारे पास जो Q1 है, Q1 वो 4 मानेंगे 4 कोसेक स्क्वायर 2x अपॉन, देखो अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। वो खुद कह रहा है Q1 क्या मानो 4, बस 4 से 4 गया, डी जेड बाई डी एक्स कितना आया, कोसेक 2x, कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर 2x है यहां पे, तो डी जेड बाई डी एक्स कोसेक 2x हो गया। अब कोसेक 2x का जिसको इंटीग्रेशन आता है उसका सवाल हो गया, और जिसको नहीं आता उसका नहीं हुआ, है ना। इंटीग्रेशन डी जेड बाई डी एक्स कोसेक 2x, कोसेक 2x का इंटीग्रेशन मतलब यहां से हमको कोसेक का इंटीग्रेशन होगा log 10x बाई 2, तो यहां से क्या होगा log 10x बाई 2 मतलब, और x के कोफिशिएंट में जो भी होता है उसका डिवाइड लगाते हैं। आ गया समझ में, ये कौन आया, log रूट 10x। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से नहीं होते हैं, मतलब ये स्पेशल फॉर्म पूछ ले, जेड पूछ ले तो अपने को निकालना पड़ता है। मैंने कहा था ना जेड पूछेगा, और हमने कितनी आसानी से जेड निकाला। क्या करना है, क्यू के गुणांक, मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, क्यू के गुणांक में जो भी कांस्टेंट है उसको Q1 मानना है। वो खुद कह रहा है देखो Q1 ये मानो, 4 आ गया Q1, Q हमारे पास ये है डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये है। अब इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है, कोसेक जेड इक्वल टू कैसे आएगा, इंटीग्रेशन यहां से dx लग जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक 2x का इंटीग्रेशन। आ गया समझ में। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना, आगे अगला सवाल आ रहा है ना, क्या कह रहा है, यूजिंग y, यूज करना है y इक्वल टू वी की पावर माइनस, अच्छा ये मिट गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2xy डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू x की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, ये इस रूप में बदल रही है। कब, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस, देन i और s रेस्पेक्टिवली क्रमशः क्या होंगे। इधर हमारे पास z में बदल रहा था और इधर हमारे पास v में बदल रहा है। इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, और इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलने वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा था वो, ठीक है। चलिए, है ना, और रूट 10x क्यों हो गया, क्योंकि वो पावर हाफ चली गई ना उधर, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सबसे पहले इसको याद करो, नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। फॉर्मूला याद करा रहा हूं सबसे पहले, तो i क्या था, q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ dp बाई dx, यही था आई थिंक यही था, फिर भी चेक कर लेता हूं मैं, q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 हाफ dp बाई dx, ठीक है। और जो s था वो था r e की पावर हाफ इंटीग्रेशन p dx, और जो हमारे पास, मैं सुनना आराम से, और u था वो था e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx। ये एक बार के लिए तुमको डायरेक्ट याद हो। अब इनमें से मैं कौन कौन सी चीजें लगाऊंगा, देखो मुझे भी याद नहीं था तो मैंने लिख लिया देख के, पर तुमको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अपन लिखेंगे थोड़ी, डायरेक्ट लगाएंगे। अब सुनो 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 सुनो, हमने जब इसका मेथड पढ़ा था तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू यू वी माना था। v u गिवन है, इसको सॉल्व ही नहीं करना, इसको सॉल्व ही नहीं करना। और हमारे पास जो है यहां पर, ये देखो ना, ये अपॉन u है, माइनस हाफ, मतलब ये जो है यहां से, ये जो u है ना हमारे पास, 1 अपॉन ई की पावर हाफ इंटीग्रेशन p dx, है ना। अब यहां से देखो ना s में ये एक तरीके से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ओनली r मिलेगा, और r कितना है यहां पे, यहां से, अच्छा चलिए अपन बात,
ओनली जो x वाली टर्म है ना वो ही बचनी चाहिए। अच्छा फिर दूसरा, अगर मैं i निकालना चाहूं, i क्या होगा, हाँ जी q कितना है x² + 5 माइनस, आधे ऑप्शन तो इससे चले जाएंगे, हाँ फिर क्यों -p²/4 मतलब 4x² मतलब x² माइनस हाफ dp/dx मतलब 2, तो 2 यहां से गया, x² से x² गया, 5 - 4 सॉरी 1, तो कितना मिलेगा 4। तो इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है। अब 4 एंड x एंड 4 तो s इक्वल टू क्या होगा, चलो ये भी देख लेते हैं। r कितना है, r है हमारे पास x (-x²/2). वैसे तो मेरी फीलिंग कहती है अंदर वाली कि ओनली x ही बचेगा, फिर भी एक बार के लिए e½ इंटीग्रेशन p dx, p है जी 2x dx, इसका इंटीग्रेशन x e⁻² x²/2 e⁻x²/2, तो x बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1, मैंने देखो यहीं से तुमको आइडिया दे दिया था कि u तुमको गिवन है, ये रहा e⁻x²/2 है ना। तो ये जो है अपने को जो s निकाल रहे हैं अपन है ना, वो क्या कर रहे हैं, r/u ही तो कर रहे हैं। s जो निकाल रहे हैं वो r/u कर रहे हैं, और r/u ये पता है, r ये पता है, तो x ही कैंसिल होना ना, ये सोल्व ही नहीं करना था, है ना। क्या कह रहा हूं, जैसे समझना, r अपॉन ये जो u ही तो है, और ये इसका मतलब हमारे पास rx e⁻½ नहीं x²/2 और u जो है e⁻x²/2, वैसे अपने आप कैंसिल हो गया, x बचना है, u खुद दे रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है। कंफर्म, चलिए, है ना। ये क्वेश्चन हमारे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो बने हुए थे पहले। अब हम आ जाते हैं युगपत अवकलन समीकरण, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ भी नहीं है, ये और आसान है, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं अपने को। सबसे अच्छी चीज ये है ना, हमको ये क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे। युगपत अवकलन समीकरण का सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में ये होता है dx/p है ना, dy/q और dz/r। p q r x y z किसी के भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। हम यहां से क्या करते हैं कि भाई इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक रिलेशन लाते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक रिलेशन आते हैं, या फिर x y z में दो रिलेशन आ जाए, बस इतनी सी बात है, बस हमारा काम हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो दे रखा है अपने को, ये दे रखा है dx/yz = dy/zx = dz/xy, है ना। क्लियर नहीं दिख रहा हो तो ये लिख लेना, dx/yz dy/zx और dz/xy, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका क्या है, चार चीजें दे रखी है अपने को, है ना, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को से देखो, x - y = c1 y - z = c2। अगला कह रहा है x + y = c1 y + z = c2, ठीक। तुम ये देखो एक तरीका, पहला ऑप्शन से देखना, ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करेंगे, है ना। यहां से क्या कहेंगे कि भाई x - y c1 है, तो क्या आपके पास dx - dy = 0 आ रहा है क्या। यहां से अगर हम करेंगे z से z कैंसिल होगा, x dx - y dy आ रहा है, क्या आ रहा है इन दोनों से, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। सेम ये आ रहा है dx + dy, यहां से dx + dy से यहां बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा 2x, है ना, dx - 2y dy, ये बन रहा है। अच्छा यहां से क्या बन रहा है, ये 2x dx, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx + 2y dy, यहां से तो नहीं बन रहा ना, हमको तो ये बन रहा है, तो इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन है, ओनली ये बचा। समझ रहे हो, फिर से देखना सॉरी, ट्रेडिशन वे हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, बट ये है कि वो भी ऑप्शन से देख के लगाएंगे। क्या करेंगे, जो
है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम सब ने जो भी है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ है और जिन्होंने पढ़ रखा है, उनको तो क्लियर कट दिख रहा होगा। अरे सर ये क्या कर दिया, हम तो ऐसे सॉल्व करते थे। पहले दो ऑप्शन से dx अपॉन जेड एक्स मतलब वाई जेड, dy अपॉन जेड एक्स, जेड से जेड गया, x dx माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर c1 ये स्क्वायर अपॉन 2 या करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, इतना करते थे, है ना। आया समझ में। तो तुम ये तरीका भी है ना, पर ये तरीका हमेशा लगे जरूरी नहीं है। तो अपने को एक काम तो ये है कि भाई ऑप्शन से भी हम सीधा सीधे जा सकते हैं, ठीक। फिर दूसरा तरीका देखना, अगला क्वेश्चन आप पे आते हैं, है ना। ये तो ठीक है ना, एक तो ट्रेडिशन में बता दिया, दूसरा कि भाई हम ऑप्शन से कैसे जाते हैं, कि भाई देखो ओनली एक्स और वाई में रिलेशन है, तो इन दोनों को सेट करके हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जानी चाहिए। नहीं बन रही तो ऑप्शन नहीं है, खत्म। जैसे देखना, इनमें ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अपने को, भाई dx अपॉन ये और dy अपॉन ये, dz अपॉन ऐसा कुछ दे रखा है, और हमको ये दिख रहा है कि यहां से देखो -2yz और +2yz, है ना, एक ऑप्शन और एक में -yz है ना, और ये अपने को दे रखा है। यहां देखेंगे ये y और z में ही ओनली, तो हम क्या करेंगे, ऐसे समझना, या तो तरीका है कि भाई इन दोनों को सॉल्व करके ये कोई ऑप्शंस देख लो, है ना, या फिर ये हमारा ऑप्शन से जाने वाला तरीका कि भाई डिफरेंशिएशन करके देखना है। पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या मिलेगी, मैं इन दोनों को लिखूंगा तो y माइनस जेड dy इक्वल टू वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है। समझना आराम से, शांति से। ये जो है y dy और z dz, y dy माइनस z dz माइनस z dy माइनस y dz इक्वल टू 0, है ना। ये माइनस z dy माइनस y dz, ठीक, ये सॉरी प्लस, और यहां पे y dy माइनस z dz, है ना। इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो है इंटीग्रेशन yz का है, किसका है, yz का। तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 2yz, मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा और ये ऑप्शन नहीं बनेगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन बनेगा। एक तरीका तो ये, दूसरा ये है कि इसी का डिफरेंशिएशन कर दो और ये इक्वेशन बना दो, है ना। दोनों कोई भी तरीके अपन अपना सकते हैं, दोनों में लगभग बराबर टाइम लगेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचे हैं हमारे पास, एक तो ये वाला बचा और एक ये वाला बचा है, ठीक है। अब सुनो, एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब एक्स dx होगा, वाई स्क्वायर कब आएगा, जब वाई dy होगा, और जेड स्क्वायर कब आएगा, जब जेड dz होगा। तो यहां प्लस माइनस के अंतर है, तुम एक्स dx पहले से है, यहां क्या करो, सुनना, एक्स dx ऊपर है, नीचे क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। फिर हमारे पास x dx के बाद यहां y dy है ना, y dy करने वाला है, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा y स्क्वायर प्लस yz, और यहां z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz माइनस जेड स्क्वायर। सब कुछ जोड़ने पर कैंसिल हो रहा है क्या, एक चीज और ध्यान रखना, मैं थोड़ा ये बताना चाह रहा हूं कि भाई dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r, है ना। तो हम कई बार क्या करते हैं, अपॉन में कुछ जीरो बन जाए, अपॉन में कैसे, कि भाई हमारे पास xp प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर, क्या होता है कि जब हमारे पास ये से तीन रेशियो इक्वल होते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जो आएगा वो इन तीनों के इक्वल आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं। तो अगर हम यहां तीनों को जोड़ेंगे तो नीचे वाले भी जोड़ेंगे, और ये देखना है कि अपोन में जीरो बन जाए, ये उधर जाएगा तो ये ओनली एक्स dx प्लस वाई dy प्लस जेड dz इक्वल टू 0 बन जाएगा। और जैसे जीरो बना, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू c1 c2 जो भी आ जाएगा। तो हमको ये देखना है क्या ये जीरो बन रहा है क्या,
जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया, वाई जेड 2yz गया, वाई स्क्वायर गया 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये रहा, है ना। एक तरीका ये हो सकता, दूसरा वही कि तुम सोचो कि क्या बन के 0 होगा। अल्टीमेट इसको सॉल्व करने पर हमको अपॉन में 0 चाहते हैं, ताकि ऊपर जो है इंटीग्रेशन हो जाए, नीचे वाला उधर जाके कांस्टेंट में बदल जाए, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, है ना, हमेशा ये ध्यान रखना, ओके। दूसरा ये हमको तरीके, है ना, एक तो क्या होता है कि जब ट्रेडिशन वे में ये क्वेश्चन आता है सॉल्व करने का, तो हमको खुद को सोचना पड़ता है कि हम dx को किससे मल्टीप्लाई कराएं, dy को किससे मल्टीप्लाई कराएं, dz को किससे मल्टीप्लाई कराएं, उनको जोड़े घटाएं, क्या करेंगे अपॉन में 0 बन जाए। ये ट्रेडिशन वे में सोचना पड़ता है। यहां खुद ऑप्शन कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो तभी बनेगा जब ऐसा हो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कब बनेगा, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड हो तब। हमको पता चल रहा है यार ये इससे तो नहीं बन रहा, ये हो गया, काम खत्म, ठीक है। ये हमारे पास साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो सॉल्व करने के थोड़े अलग तरीके हैं और गजब तरीके हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारे पास बन के आ रहा है, क्या है ये, dx अपॉन वाई क्यूब एक्स माइनस 2x की पावर 4 इक्वल टू dy अपॉन 2y की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई, और ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखा है। एक्स वाई जोड़ में एक्स वाई जेड में एक रिलेशन होगा, वो कह रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड कब बनता है ना, हमारे पास जब log x बने, log प्लस log y बने प्लस log z बने, है ना, तब एक्स वाई जेड बनता है, क्योंकि वो log m प्लस log n log वो करके log m इंटू n वाला फॉर्मूला लग जाता है। अब यहां पर देखो कि भाई क्या करने पर 0 आ रहा है ना। सुनना, मैं यहां एक y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3 भी है ना। आप ऐसे समझो कि z की पावर 1/3 मतलब हमको यहां 1/3 चाहिए कैसे भी करके, और दूसरा यहां से xy की पावर 1 ही है, यहां पावर 2 है, यहां है, तो हम क्या करें, इसको ऐसे समझना, dx के x कॉमन ले लेते हैं और यहां से क्या मिलेगा, y क्यूब माइनस 2x क्यूब, है ना, और यहां से y कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 2y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और यहां से dz से मैं अगर 3 कॉमन ले लेता हूं 3z, तो ये मिलेगा 3x क्यूब माइनस 3y क्यूब, ठीक है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो 2x क्यूब और x क्यूब दिख रहा है ना, माइनस 3x क्यूब, तो मैं ये x को मैं ऐसे लिख दूं dx अपॉन x, इस y को अपॉन y और इसको अपॉन 3z, तो क्या मिलेगा, अगर मैं अब इनको सम करता हूं तो प्लस 2y क्यूब प्लस y क्यूब 3y क्यूब, और ये माइनस 3y क्यूब कैंसिल होगा, 3x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये कैंसिल होगा, अपॉन में 0 आ जाएगा, तो ये मिलेगा log x, ये log y 1/3 log z इक्वल टू c। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है ना। बस ये आइडिया हो कि एक्स वाई जेड कब आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कब आता है ना, प्लस में कब आता है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसका मतलब पता है ना। ये देखो लॉग ले लो, इसका लॉग लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 log x 2 log y प्लस log z, है ना। log x कब आएगा, जब 2 dx अपॉन x हो, ये 2 dy अपॉन y हो, और ये dz अपॉन z हो। अपॉन में 0 बन रहा है क्या, उससे नहीं बन रहा, क्योंकि 3 दिख रहा है, सब जगह पावर 3 है, तो इस वजह से हम सीधा सीधा इस पर ऑप्शन पे गए और वही सेटिस्फाई हो गया हमारा, है ना। चलिए अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आखिरी 2 क्वेश्चन हम ऐसे बहुत जल्दी कर लेते हैं, देखना। अगला क्वेश्चन पढ़िए, साइमल्टेनियस का एक टाइप और दे सकता है ना। पहला टाइप तो ये दे दिया, दूसरा टाइप ये दे दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दे दी। जैसे यहां 3 रिलेशन थे ना, 2 को उठा के इक्वेशन बना के दे दी, बस वो ही तरीका है। क्या कह रहा है, इस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो युगपत अवकलन समीकरण उसको हल करना है, उसके लिए अपने को क्या दे रखा है, 2dx/dt माइनस dy/dt प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 11t। एक तो ये दिया, दूसरा ये दिया, गौर से देखेंगे 2dx/dt
प्लस 3dy/dt प्लस 5x माइनस 3y इक्वल टू 2, तो x किसके बराबर होगा, है ना। हम देखना इस क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में करते हैं। देखना, पहली चीज हमको x पूछ रहा है, तुम क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, सर अच्छा ठीक है y वाली टर्म हटाएंगे, कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ dy/dt है माइनस में और यहाँ y है, या 3dy/dt और माइनस 3y है। इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मेरा सब कुछ x में आ जाएगा। पहली चीज दिख रही है ना, वो क्वेश्चन भी ऐसे ही देता है जो 1 मिनट में होने लायक हो, बस वो है कि तुम में करने का है कि नहीं है, वो तो देगा कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में होने वाला है। अब तुम सोचो तुमसे होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा 3 से 6 और 2 8 x डैश, सीधा x डैश लिख रहा हूं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से कितना मिलेगा, 3 से 6 और 5 11x, और यहां से कितना मिलेगा 33t प्लस 2। ठीक है, अब समझो ये क्या है ना, 8d प्लस 11x 33t प्लस 2, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट में बदल गया। और जैसे ही बदला अब क्या होगा, सोचो CF क्या होगा, है ना, m क्या आ रहा है -11/8, तो e की पावर -11/8t C1 एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है e की पावर 11/8। मैंने अपनी मर्जी से ऑप्शन नहीं बनाया, पहली बात है ना, एग्जामिनर था वो कहता कि नहीं कहीं और कहीं होता -11/8, तो अब फिर हम क्या करते, ये जो दिया ना ये PI है, ये क्या है PI है, इनमें से एक को उठाते, है ना, जिसमें भी e की पावर -11/8t होता उसको एक को उठाते और उठा के क्या करते, ये वाला है ना PI करते, यहां पुट करते, ये ले आते। जैसे देखना, मुझे 3t-2 है ना, यहां 3t-2 पुट करो तो यहां क्या होगा, x की जगह 3t-2 करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 324 प्लस यहां से 11 3t-2, तो ये कितना मिलेगा 33t प्लस 24 माइनस 22, तो प्लस 2 आ गया ना राइट हैंड साइड, है ना। तो हमको अगर किसी एक और ऑप्शन में दे भी देता 11/t माइनस 11 है ना 8 इंटू टी दे देता, तब भी हम PI की ओर जाके क्वेश्चन को कर लेते, पर दिया ही नहीं, हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐਵੇਂ डरा के रखा है बच्चों को, और ये तो नहीं होता है, ये तो रटने पड़ते हैं। अरे तुमको नहीं आता इसका मतलब थोड़ी ना कि रटने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, हम रटेंगे भी तो वो चीजें रटेंगे जो एग्जाम में काम में ले सके, अरे कुछ ही नहीं रटेंगे। अगला सवाल, dx/dt इक्वल टू -wy, dy/dt इक्वल टू wx, तो x और y पूछ रहा है अपने से। पता तुम में से अधिकतर क्या करते हैं पहले, अब तो तुमको भी आइडिया लग गया होगा सर क्या करने वाले हैं, है ना, कि यार ऑप्शंस देखो और लाओ। देखना, मेरे को पहला ऑप्शन दिख रहा है x c1 cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t, y दिख रहा है c1 sin ओमेगा t माइनस c2 cos ओमेगा t। इसका डिफरेंशिएशन करने पर माइनस ओमेगा y आ जाना चाहिए। जिसमें नहीं आ रहा होगा वो ऑप्शन नहीं है, और जिसमें आ रहा होगा फिर y के लिए भी चेक करना पड़ेगा, है ना। देखो समझो कि x के लिए आ गया तो y के लिए भी आना चाहिए, dy/dt इक्वल टू ओमेगा x आना चाहिए। पर अगर इसके लिए ही नहीं आया तो ऑप्शन ही खत्म। जैसे पहला ऑप्शन, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, -c1 ओमेगा साइन ओमेगा t और प्लस c2 ओमेगा cos ओमेगा t, और अगर मैं यहां से माइनस ओमेगा कॉमन लूं तो c1 साइन ओमेगा t माइनस c2 cos ओमेगा t, मतलब y बन गया है ना। मतलब ये हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, होगा कब, जब ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। क्या हो, इसका डिफरेंशिएशन c1 ओमेगा cos ओमेगा t और इसका प्लस ओमेगा c2 साइन ओमेगा t, है ना। ओमेगा बाहर ले ले, अंदर x मिल गया, अच्छा मिल गया, पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो गया। बाकी तुम क्या करते वही कि इसका डिफरेंशिएशन करके और उसको सॉल्व करते, x निकालते, फिर y ढूंढते, अपने को नहीं करना है, क्यों करें। आ गया समझ में पहली चीज। फिर क्या कह रहा हूं, अगर x से सेटिस्फाई नहीं करता तो y चेक ही नहीं करते, क्यों,
क्योंकि एक्स ही सेटिस्फाई नहीं, वाई क्यों करें? एक्स सेटिस्फाई कर गया ये कंडीशन को, तो वाई भी करना चाहिए इस कंडीशन को, तब जाके आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म है और हमने 10 क्लासों में कर दिया था। जैसे मैंने कहा था कि लगभग हमारे पास 100-120 दिन लगेंगे, है ना, 100 दिन के आसपास हम पूरा कोर्स आराम से इसी तरीके से आसान तरीके से कर लेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, अपने को साथ के साथ पढ़ना है हर एक चीज को, पीछे के लिए पेंडिंग वर्क नहीं छोड़ना है। जो पेंडिंग वर्क नहीं छोड़ेगा उसका ये 70-80 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उनमें से आराम से 60-65 क्वेश्चन वो कर लेगा। पेंडिंग नहीं छोड़ना है, साथ के साथ निपटाना है, क्या याद रखना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। इतना सा काम कर लिया तुम ग्रेजुएशन से ही तुम मिनिमम 40% का क्राइटेरिया कर लोगे। और ये सोचो हमारे पास अभी फरवरी चल रहा है, हम मई लास्ट तक, है ना, अप्रैल या मई लास्ट तक हम ये खत्म कर देंगे। सोचो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, 10 के 10 पेपर, कितना अच्छा होगा। तुमने पहले पढ़ रखा, ये तुम्हारा रिफाइंड हो रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अपन मिलेंगे अगली क्लास में, है ना। तब तक वही, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, है ना, दोस्तों को बताइए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सर कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।